नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज फॉर एसएससी एग्जाम। उस सीरीज के अंदर हम लोग मेनली जो डिस्कस करेंगे वो आपके जनरल स्टडीज वाले टॉपिक में से जनरल साइंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस एसएससी ने अपने प्रीवियस ईयर्स में पूछे, चाहे फिर वो किसी भी एग्जाम के अंदर पूछे, ठीक है, चाहे फिर वो सीजीएल के अंदर पूछे गए, चाहे फिर वो सीएचएसएल के अंदर पूछे गए, या फिर वो एमटीएस के अंदर पूछे गए, या फिर वो सीपीओ के अंदर पूछे गए। ठीक है, या इसके अलावा अगर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे गए जो एसएससी ने कंडक्ट कराया, वो सभी क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक करके डिफरेंट लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, धीरे 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 करके हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो धीरे 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 करके लेक्चर्स के अंदर बढ़ाएंगे। एंड हर क्वेश्चन के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं या फिर जितने क्वेश्चंस हम पर्टिकुलर ऑप्शंस में से बन सकते हैं, उन सभी को हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चल बिना किसी देरी के काम करते हैं, इस सीरीज को स्टार्ट कर लेते हैं। एक बात और, जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस हम लोग इस सीरीज के अंदर करने वाले हैं, वो जो क्वेश्चंस होंगे मिक्स्ड होंगे। मिक्स्ड क्वेश्चंस का क्या मतलब है, यानी कि फिजिक्स के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और बायोलॉजी के क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर मिक्स तरीके से क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अभी हमने कोई बात नहीं की है, एक बेसिक ओवरव्यू लिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ डैश प्रोसेस। ठीक है, यानी आपसे पूछा गया है कि जो फर्मेंटेशन होता है वो कौन सी टाइप ऑफ प्रोसेस के अंदर आता है। ठीक है, बेसिकली कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक कीवर्ड जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है, जो क्या है, फर्मेंटेशन। ठीक है, हम लोग को बेसिकली फर्मेंटेशन के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, अब ऑप्शंस क्या क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड ट्रांसपिरेशन। अब अगर हमें इन चार ऑप्शंस के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है, अगर हमें ये नहीं पता कि ये जो ऑप्शंस लिखे हुए हैं इन रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, इन प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है, तो हम लोग इसका आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनको जानेंगे। ठीक है, और हम लोग फर्मेंटेशन की भी बात करेंगे। ठीक है, तो फर्मेंटेशन के लिए अगर सबसे पहले बात की जाए, फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर होता है। ओके, which occurs in absence of oxygen। ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर जो प्रोसेस अगर करता है उसको फर्मेंटेशन बोला जाता है। और यीस्ट, ठीक है, यीस्ट आपको याद रखना है, यीस्ट जो है वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब यीस्ट का जो बायोलॉजिकल नेम होता है, यीस्ट का जो बायोलॉजिकल नेम होता है ना, दैट इज सैकरोमाइसिस, सैकरोमाइसिस सर्विसी। ठीक है, ये क्या होता है, ये इसका बायोलॉजिकल नेम होता है। ठीक है, हमारे घर पे जब छोले भटूरे बनते हैं, जब छोले भटूरे बनते हैं तो जो भटूरे का आटा होता है उसके अंदर हमारी मदर्स कई बार क्या करते हैं, थोड़ा सा इनो डाल, है ना, थोड़ा सा इनो डाला जाता है। वो क्यों डाला जाता है, जो डो होता है उसके अंदर, ताकि फ्लफीनेस आ जाए, है ना, तो वो जो फ्लफीनेस आती है उसी की वजह से जो भटूरे होते हैं वो फूल जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता है, ब्रेड होता है। ठीक है, ब्रेड होता है, चीज होती है, ठीक है, वाइन होती है। इन सभी प्रोसेसेस के अंदर, ठीक है, इन सभी प्रोसेसेस के अंदर यीस्ट यूज होती है। फर्मेंटेशन कराने के लिए इन सभी प्रोसेसेस के अंदर यीस्ट यूज होती है। अब जहां पे ये ब्रेड बनाने के लिए यूज होगी वहां पे इसको बेकर्स यीस्ट बोला जाता है, सेम यीस्ट को। ठीक है, इसको बेकर्स यीस्ट बोला जाता है। जहां पे ये वाइन बनाने के लिए यूज होती है वहां पे सैक्रोमाइसिस सर्वेसी को ही ब्रूअर्स यीस्ट बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली ब्रूअरी के अंदर यूज हो रही है ना, तो वहां पे इसको क्या बोला जाता है, ब्रूअर्स यीस्ट बोला जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आए। पॉइंट्स ना छोटे छोटे पॉइंट्स है, इनको आप नोट कर सकते हो। ओके,
अब हमें ये पता चल गया कि ये किसके अंदर हो रही है, बेसिकली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही है ना, हमें ये पता चल गया अभी तक। हमें बाकी सारे प्रोसेसेस के मतलब एक बार जान लेते हैं। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए, सबसे पहले अगर रेस्पिरेशन की बात की जाए, तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होता है। क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है, उस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी होती है, ठीक है, और ये लैक ऑफ या सॉरी लैक प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी होती है। ठीक है, या तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी, यानी कि या तो ऑक्सीजन कम प्रेजेंट है या फिर ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट है। ठीक है, या फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अब जब भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो उसको नाम दिया जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। जब भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर होगी तो उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। और फर्मेंटेशन is an example of anaerobic respiration. ओके, ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो तो बी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या मतलब है हमें वो भी समझ में आ गया। बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, एक्सो का मतलब क्या होता है, एक्सो का मतलब होता है आउट। ठीक है, और थर्मिक यानी कि थर्म का मतलब होता है हीट, और साथ में क्या है, रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्शन जहां पे हीट आउट हो रही, हीट आउट हो रही है यानी कि जहां पे हीट रिलीज हो रही है, उन रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है, उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो अगर करता है प्लांट्स के अंदर। कहाँ अगर करता है, वो अगर करता है प्लांट्स के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, यानी कि जब वाटर वेपर्स की फॉर्म में वाटर लॉस होता है, जब वाटर वेपर्स की फॉर्म में वाटर लॉस होता है प्लांट्स के अंदर से, उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन का नाम देते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग किसका नाम देते हैं, उसको हम लोग ट्रांसपिरेशन का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर बी। तो आपने देखा एक क्वेश्चन के अंदर ही हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, which of the following genetically modified vegetable is recently being made available in the Indian market? ऑप्शन में दिया हुआ है कैरेट, रेडिश, ब्रिंजल एंड पोटैटो। अब इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल्स क्या होती है। ये फुल फॉर्म आपको याद रखनी है जो अक्सर पूछ ली जाती है, जीएमओ की। जीएमओ का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे हम लोग वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स यानी कि वेजिटेबल यानी कि सब्जियां। मॉडिफाइड का क्या मतलब है, मॉडिफाइड का मतलब चेंज या फिर ऑल्टर होना। ठीक है, और जेनेटिकली का क्या मतलब है, जेनेटिकली का मतलब है जीन्स के अंदर चेंज होना। ठीक है, यानी कि वो वेजिटेबल्स जिनके जीन्स को मॉडिफाई किया जाता है, चेंज किया जाता है या ऑल्टर किया जाता है,
अब किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है ताकि उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस इसलिए की जाती है ताकि कोई भी क्रॉप जो है उसकी क्वालिटी क्या हो सके, इंप्रूव हो सके, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। बेसिकली यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिए हुए और इनमें से आपको बताना है कि कौन सी जेनेटिकली मॉडिफाइड वेजिटेबल अभी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। इंडियन मार्केट में अवेलेबल है का मतलब क्या है, यानी कि उसको बेसिकली कमर्शियलाइज करने की परमिशन शायद मिल गई होगी, है ना। तो बेसिकली अगर वो सब्जी, ठीक है, हमें बताना है जो अभी इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। तो बीटी ब्रिंजल, ब्रिंजल जो है, ठीक है, बीटी ब्रिंजल, जस्ट यस यहाँ लिख देते हैं बीटी ब्रिंजल, इसको ना नोट कर लेना। बीटी ब्रिंजल जो है अभी इस टाइम पे इंडियन मार्केट्स के अंदर कमर्शियलाइज हो चुकी है, ठीक है। बीटी ब्रिंजल इस टाइम पे इंडियन मार्केट्स के अंदर कमर्शियलाइज हो चुकी है, ठीक है। अब ये बीटी का क्या मतलब होता है? बीटी का मतलब होता है, फुल फॉर्म पूछी जाती है, बीटी का मतलब होता है बैसिलस, ओके, बैसिलस थूरिन जीएनसिस, ठीक है। तो बेसिकली क्या किया जाता है, ये जो बीटी जीन होता है ये इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होती है, बीटी राइस होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बीटी कॉटन होती है, ठीक है। इसी तरीके से बीटी ब्रिंजल होती है, ठीक है। और इसी तरीके से टोमेटोज भी होते हैं। टोमेटोज की तो एक और वैरायटी भी होती है जिसका नाम होता है फ्लेवर सेवर टोमेटो, ठीक है। आप लोग पढ़ सकते हैं इसके बारे में, फ्लेवर सेवर टोमेटो नाम की भी है टोमेटो की एक वैरायटी अभी हाल, ठीक है। तो इन चारों में से जो बीटी ब्रिंजल है वो इस टाइम पे इंडियन मार्केट्स के अंदर कमर्शियलाइज कर दी गई है या फिर वो मार्केट्स के अंदर अवेलेबल, ठीक है। बाकी सब जो है, ठीक है, बाकी सब जो क्रॉप्स है उनको ऑफिशियली कमर्शियलाइज नहीं किया गया, ठीक है, उनको ऑफिशियली कमर्शियलाइज नहीं किया गया है एज जीएम क्रॉप्स इंडिया के अंदर, ठीक है। यानी कि इंडिया के अंदर अभी उनका ऑफिशियल कमर्शियलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसी के साथ में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की अभी हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। अभी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। यानी कि चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है उसको इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट का ना सिंबल होता है आई, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल होता है आई। करंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। यानी कि I इज इक्वल टू Q बाय, ठीक है। करंट की जो SI यूनिट होती है, करंट की जो SI यूनिट होती है दैट इज एम्पियर। करंट की जो SI यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। और करंट को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसका नाम होता है एमीटर। उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है एमीटर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एमीटर। ऑप्शन क्या क्या थे? वोल्टमीटर, एनीमोमीटर, वॉटमीटर एंड एमीटर, ठीक है। अब बाकी सबको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वोल्टमीटर किस लिए यूज होता है? ये मेजर करता है वोल्टेज को, ठीक है। वोल्टमीटर किसको मेजर करता है? वोल्टमीटर मेजर करता है वोल्टेज को। एनीमोमीटर किसे मेजर करता है? एनीमोमीटर मेजर करता है विंड स्पीड को, यानी कि हवा का बहाव किस तेजी से है, ठीक है, उसको मेजर करता है एनीमोमीटर। और वॉट मीटर किसको मेजर करता है? वॉट मीटर मेजर करता है पावर, ठीक है। वॉट मीटर किसको मेजर करता है? वॉट मीटर मेजर करता है पावर को। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो हमने बाकी तीनों मीटर्स की भी बात कर ली, कौन सा मीटर किसको मेजर करने के लिए यूज होता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। That is the study of microanatomy of cells, tissues and organs as seen through a microscope, ठीक है। यानी आपको बताना है
इनमें से कौन सी जो है, ठीक है, स्टडी की बात हो रही है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आ गया ये हमारा बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, ऊपर भी हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ फिजिक्स रिलेटेड किए, कुछ केमिस्ट्री रिलेटेड और कुछ बायोलॉजी, ठीक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है, माइक्रो एनाटॉमी की बात हो रही है, ठीक है, माइक्रो एनाटॉमी का क्या मतलब होता है आपको वो भी पता होना चाहिए। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। एनाटॉमी का क्या मतलब है, एनाटॉमी का मतलब है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है माइक्रो एनाटॉमी। यानी कि जब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर की, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं उसको माइक्रो एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है, किसके, सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स के, ठीक है। और किसके थ्रू कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम लोग माइक्रोस्कोपी के थ्रू, माइक्रोस्कोपी के थ्रू कर रहे हैं। जहां पे भी टिश्यू आ जाए, जहां पे भी टिश्यू आ जाए वहां पे आपको स्टडीज का नाम क्या लिखना है, वो होता है हिस्टोलॉजी, ठीक है। जो स्टडी ऑफ टिश्यूज होती है ना वो हिस्टोलॉजी से रिलेट करती है। तो अब यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, पैलियोंटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, इक्थियोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी। अब कई बार क्या होता है जो बच्चा साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है, उनको इनके मतलब ही पता नहीं होते, तो बच्चे क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग बाकी के भी मतलब जानेंगे, ठीक है। और हिस्टोलॉजी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब पहले तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं पेलियोंटोलॉजी की। पेलियोंटोलॉजी क्या होती है, पेलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। पेलियोंटोलॉजी क्या होती है, इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स आर डेड रिमेन्स, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, यानी कि उन प्लांट्स एंड एनिमल्स के डेड रिमेन्स जो कई सालों पहले दफना दिए गए, ठीक है, उनके डेड रिमेन्स को क्या बोला जाता है, फॉसिल्स बोला जाता है। फॉसिल्स की जो स्टडी की जाती है उसको नाम दिया जाता है पैलियोंटोलॉजी। उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है पैलियोंटोलॉजी। अब इक्थियोलॉजी क्या होती है, इक्थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिशेस, ठीक है, जब फिशेस को स्टडी किया जाता है उसकी स्टडी को बोला जाता है इक्थियोलॉजी, ठीक है। और एंटोमोलॉजी क्या होता है, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जब इंसेक्ट्स की स्टडी की जाती है, ठीक है, तो उस ब्रांच को क्या बोला जाता है, उस ब्रांच को बोला जाता है एंटोमोलॉजी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। Which instrument is used to measure atmospheric pressure? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर एंड एमीटर। अब यहाँ से हम लोग एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं जो है मीटर, क्योंकि मीटर तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज हो रहा है। थर्मोमीटर को भी हम लोग कर सकते हैं क्योंकि थर्मोमीटर के बारे में हमने सुना होता है, थर्मोमीटर किसको मेजर करने के लिए यूज होता है, टेम्परेचर को। तो जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है, प्रेशर को मेजर करने के लिए तो नहीं यूज होगा। तो हमने यहाँ से थर्मोमीटर को भी एलिमिनेट कर दिया। अब बचे हाइग्रोमीटर और बैरोमीटर। अब इनके बारे में आपको पता होना चाहिए तभी आप इनमें से करेक्ट आंसर को चूज कर सकते हैं, ठीक है। हाइग्रोमीटर जो होता है ये मेजर करता है ह्यूमिडिटी को, ठीक है। किसको मेजर करता है हाइग्रोमीटर, ह्यूमिडिटी को। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। हवा के अंदर, एयर के अंदर कितने वाटर वेपर प्रेजेंट है उनको क्या, उसको क्या बोला जाता है, ह्यूमिडिटी बोला जाता है, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है वेदर फोरकास्ट में बोला जाता है ना कि आज ह्यूमिडिटी ज्यादा है, या हम लोग भी बोलते हैं कि आज बड़ा ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो उस दिन क्या होता है, बेसिकली हवा के अंदर जो वाटर वेपर्स का अमाउंट होता है वो काफी ज्यादा होता है, ठीक है। वाटर वेपर्स का जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, ठीक है। बेसिकली उसी को ह्यूमिडिटी बोला जाता है, ठीक है। और वो मेजर कौन करते हैं, कौन बता रहा है कि यार ह्यूमिड है और है तो कितनी है, वो बताता है हाइग्रोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर क्या करता है,
बैरोमीटर करता है मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। बैरोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज, ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम एंड सेरिब्रम। मैंने तो आपको इनके फंक्शंस पता होने चाहिए, ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट पार्ट होता कौन सा। अब ये अक्सर आपने 10th में भी पढ़ रखा होता है, बट एसएससी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो आपके 10th लेवल के ही होंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो आपके 11th और 12th वाले टॉपिक्स में से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए पीवाईक्यूज का एनालिसिस करना ही बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। पीवाईक्यूज का एनालिसिस जो करना है वो बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि आपको पता रहे कि कौन से टॉपिक में से आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है एग्जाम को क्रैक करना, अकेडमिक्स नहीं एक्सेल करनी है, हमें कॉन्सेप्ट्स इतने ऐसे क्लियर करने हैं कि हमारे क्वेश्चंस बचे, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट का वैसे नाम क्या होता है, लार्जेस्ट पार्ट का नाम क्या होता है आप बताइए, आप बता सकते हो। लार्जेस्ट पार्ट का नाम होती है सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट का क्या नाम होता है, सेरिब्रम, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि लार्जेस्ट पार्ट, अब ये जो है ना ये थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। इससे तो इंस्ट्रूमेंट में भी क्या होता है, अगर आपने इसको याद कर रखा है, क्योंकि ये चेंज नहीं हो सकती, ये स्टैटिक थिंग्स है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे सेरिब्रम क्या होता है, ये तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है, पर हम इनके फंक्शंस को भी ना यहीं पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। इनके फंक्शंस के बारे में भी थोड़ा थोड़ा यहीं पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए हाइपोथैलेमस की, सबसे पहले अगर बात की जाए हाइपोथैलेमस की, तो ये क्या करता है, बेसिकली रेगुलेटरी फंक्शंस को देखता है, ठीक है। जो रेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं उनको देखने का जो काम होता है वो होता है हाइपोथैलेमस का, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम क्या करता है, बेसिकली बैलेंस, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। हमारी बॉडी के बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को मैनेज करने का काम कौन करता है, सेरिबेलम करता है। और सेरिब्रम, ठीक है, सेरिब्रम क्या करता है, बेसिकली ये थिंकिंग, मेमोरी और कंट्रोल को देखता है, ठीक है। थिंकिंग, मेमोरी एंड कंट्रोल को जो रेगुलेट करता है, दैट पार्ट इज द सेरिब्रम एंड इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, dash is used for vulcanizing rubber, option है silicon, bromine, sulfur and phosphorus। अब अगेन इस क्वेश्चन में बच्चों को वल्कनाइजेशन का मतलब या वल्कनाइजिंग का मतलब नहीं पता हो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वल्कनाइजेशन होता क्या है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वल्कनाइजेशन होता क्या है। वल्कनाइजेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से, जिसकी हेल्प से इलास्टिसिटी को इम्प्रूव किया जाता है। क्या किया जाता है, रबर की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। किसको यूज करके, बाय यूजिंग सल्फर। अब अगर कोई ऐसा बच्चा होगा या कोई अगर ऐसा एस्पिरेंट होगा जिसको वल्कनाइजेशन की डेफिनेशन पता है, तो वो डेफिनेशन से ही क्या कर सकते हैं, इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। ये वो प्रोसेस होता है जहाँ पे रबर की इलास्टिसिटी इंप्रूव की जाती है सल्फर को यूज करके, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग वल्कनाइजेशन बोलते हैं, और ये किसके अंदर कैरी किया जाता है, रबर के अंदर कैरी किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर, ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। वेयर इज ब्लड प्रोड्यूस, ब्लड कहाँ प्रोड्यूस होता है, ऑप्शंस बोन मैरो, लंग्स, ब्रेन एंड हार्ट। तो इसके लिए हमें इनके फंक्शंस के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू पता होना चाहिए, ठीक है। होता है, अब सबसे पहले अगर बात की जाए लंग्स की, ठीक है, तो लंग्स रेस्पिरेशन के अंदर हेल्पफुल होती है, ठीक है, ठीक है।
ओके, ब्रेन क्या करता है? ब्रेन बेसिकली न्यूरल फंक्शंस को हैंडल कर रहा है, ठीक है, यानी हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है या शक्ति है उसको रेगुलेट कर रहा है। हार्ट क्या करता है? हार्ट पंप्स ब्लड। हार्ट ना, बच्चे अक्सर ना इसका आंसर हार्ट लिखाते हैं। हार्ट का काम ना ब्लड पंपिंग का होता है, ब्लड बनाने का नहीं होता। ब्लड बनाने का जो काम होता है वो होता है बोन मैरो, ठीक है। ब्लड बनाने का जो काम होता है वो किसका होता है? बोन मैरो का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बोन मैरो। ओके, आई होप यहाँ से आपको समझ में आया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की अभी हम लोग बात करेंगे। विंड टर्बाइन्स कन्वर्ट डैश एनर्जी इनटू मैकेनिकल पावर, ठीक है। अब विंड टर्बाइन्स की बात हो रही है, ठीक है, किसकी बात हो रही है? विंड टर्बाइन्स की बात हो रही है। अब विंड टर्बाइन्स किस लिए यूज होते हैं? बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है? बेसिकली विंड टर्बाइन्स क्या करते हैं? मूव करते हैं, यानी कि उनके अंदर एक मोशन होता है, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है? एक मोशन होता है, एंड फिर इस मोशन की वजह से वो क्या कर पाते हैं? बेसिकली मैकेनिकल पावर को जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। अब ये जो मोशन हो रहा है ये किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी की वजह से हो रहा होगा, है ना? ऐसे तो नहीं हो रहा होगा। यहाँ पर एनर्जी कौन सी यूज होगी वो हमें बताना है। ऑप्शन क्या क्या? केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हो सकता है आपको इनमें से कुछ एनर्जीज के मतलब पता हो, कुछ के नहीं पता हो, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी की अगर बात की जाए तो वो तो केमिकल्स की वजह से होगी, है ना? ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली हम लोग देख रहे हैं मोशन हो रहा है, ठीक है, केमिकल्स की अभी बात ही नहीं हो। न्यूक्लियर एनर्जी जो होती है वो न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, या फिर वो बेसिकली फिजन या फ्यूजन के अंदर होगी, ठीक है। ग्रेविटेशनल एनर्जी या ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात की जाए, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो फोर्स होता है जो अर्थ लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। हम उस फोर्स की वजह से जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंको वो इन द एंड नीचे ही आए। अगर ये मेरे हाथ में पेन है, ठीक है, मैंने इस पेन को ऊपर से अगर फेंका, जो कि मैं नहीं फेंकूंगी, पर अगर मैं इस पेन को ऊपर से फेंक देती हूँ तो ये पेन नीचे ही आएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। इस पेन के पास में दो ऑप्शन है ना, या तो ये ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, मैंने तो छोड़ दिया, ये क्या हो रही है? हमेशा नीचे ही जाएगा। मगर इसको 100 बार फेंकूंगी, 1000 बार फेंकूंगी, नीचे ही जाएगा। अगर मैं ऊपर से एक बॉल को फेंक रही हूँ वो भी नीचे ही जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे ही आता है, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। बचा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वैसे तो आप लोग इनमें से देख के लगा दोगे, बट अगर बात की जाए काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आती है ड्यू टू मोशन, ठीक है। एनर्जी इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन। जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, ठीक है, जब भी एक ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसके पास में क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग ऐसे के से भी डिनोट करते हैं, कई बार सिर्फ के से भी डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ठीक है। अब m क्या होता है? यहाँ पे मास होता है। v क्या होता है? यहाँ पे v इज द वेलोसिटी, ठीक है, v क्या होता है? वेलोसिटी होता है। अब अगर आपको नहीं पता वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हुई बात काइनेटिक एनर्जी की। यहाँ पे यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ओके। व्हिच गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है। ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। वोल्केनिक इरप्शन क्या होती है? वोल्केनिक इरप्शन यानी कि जब वोल्केनो इरप्ट होता है, ठीक है, जब ज्वालामुखी फटता है
तो उसमें से जब गैसेस रिलीज होती है तो कौन सी गैस अबंडेंट अमाउंट में यानी कि हाईएस्ट अमाउंट में प्रोड्यूस होती है वो आपको बताना है। अब जब बच्चे इन गैसेस का नाम देखते हैं ना तो बच्चों को लगता है कि इसका आंसर वाटर वेपर तो कभी होगा ही नहीं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आपको पता है क्या है? इसका करेक्ट आंसर है वाटर वेपर। जब भी वोल्केनिक इरप्शन होती है तो ये गैसेस भी रिलीज होती है, ठीक है। बट इनका जो अमाउंट होता है ना वो काफी लेस होता है, इनका जो अमाउंट होता है वो काफी लेस होता है। हाईएस्ट अमाउंट में जो प्रोड्यूस होता है, हाईएस्ट अमाउंट में जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है? वाटर वेपर। एंड इसके बारे में आप लोग यहाँ लिख सकते हो कि ये क्या होता है? इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ मैग्मा। मैग्मा का मेजर कंपोनेंट क्या होता है? मैग्मा का मेजर कंपोनेंट होता है वाटर वेपर। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। वैसे अभी तक हम लोग ने इजी क्वेश्चंस किए, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं किए, ओके। तो उससे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं भी हो तो भी आपको डरने वाली कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फ्लेम रिटार्डेंट? ठीक है, हमें बताना है इसमें से नेचुरल फ्लेम रिटार्डेंट कौन सा है। ऑप्शन है फ्लावर, स्किन, डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। अब फ्लेम रिटार्डेंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। फ्लेम रिटार्डेंट यानी कि देखो, फ्लेम यानी कि ये फायर से रिलेट कर रहा है, नेचुरल यानी कि जो हमें नेचर से मिल रहा है, रिटार्डेंट का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप, ठीक है। यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस या कोई ऐसी चीज जो नेचुरली अकर करने वाली है एंड वो फायर फ्लेम को रिटार्ड या स्टॉप या रिड्यूस करती है, ठीक है। उसी को हम लोग नेचुरल फ्लेम रिटार्डेंट बोलते हैं। अब फ्लेम रिटार्डेंट क्या होगा? यानी कि यहाँ पे तो हमने नेचुरल टर्म यूज किया ना। फ्लेम रिटार्डेंट क्या मतलब है? यानी कि जो बेसिकली इफेक्ट्स ऑफ फायर्स को रिड्यूस करने में हेल्प कर, ठीक है। बेसिकली जो आग की लपटें हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। जो बेसिकली फ्लेम्स है उनको कंट्रोल करने में, उनको रिड्यूस करने में हेल्प कर, ठीक है। उनके इफेक्ट को रिड्यूस करने में हेल्प कर, ठीक है। तो अब ऑप्शन थे फ्लावर। क्या फ्लावर फ्लेम रिटार्डेंट हो सकता है? अगर ऐसा होता तो कभी उन ट्रीज पे शायद कभी आग ही ना लगती, या जहां जहां पे फ्लावर्स है वहां पे तो ट्रीज में आग ही ना लगती, तो ये तो नहीं हो सकता। स्किन, हमारी स्किन तो जल जाती, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब अच्छा डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। अब इनके बारे में हमें नहीं पता होता, हमें ये पता होता है कि आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा, अगर हमें फ्लेम रिटार्डेंट का मतलब पता है तो। और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डीएनए। इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या होता है? डीएनए। डीएनए जो होता है इट इज अ वेरी गुड नेचुरल फ्लेम रिटार्डेंट, ठीक है। ये क्या होता है? इट इज अ वेरी गुड नेचुरल फ्लेम रिटार्डेंट। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग डीएनए की फुल फॉर्म यहीं पे कवर कर लेंगे, जो कि अक्सर एसएससी अपने एग्जाम्स में पूछता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एंड दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये क्या होता है? बेसिकली जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। आरएनए क्या होता है? आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड, ओके। आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर आरएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ओके। What is absent in प्रोकैरियोटिक सेल्स? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या एब्सेंट होता है वो हमें बताना है। ऑप्शन है सेल वॉल, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास 10th में भी होता है, उससे पहले भी हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यहाँ पे ना कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है ना वो नेकेड होता है, इसीलिए उसको न्यूक्लियोइड भी बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड भी बोला जाता है, यानी कि नो ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। बाकी सब चीजें जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। सेल वॉल भी होगी, ठीक है, राइबोसोम्स भी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। यानी कि वहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे?
बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो एब्सेंट है दैट इज न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिड इन विनेगर एंड पिकल? ओके, यानी कि विनेगर और पिकल के अंदर, विनेगर क्या होता है? सिरका। पिकल क्या होता है? अचार। ठीक है, आप लोग अक्सर चाउमीन खाते होंगे, चाउमीन के अंदर भी विनेगर होता है और बहुत सारे फूड खाने की जो चीजें होती है बेसिकली, है ना, उनके अंदर, फूड आइटम्स के अंदर क्या होता है? बेसिकली विनेगर प्रेजेंट होता है। ठीक है, पिकल क्या होता है? अचार। इनके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है उसका फॉर्मूला आपसे पूछा हुआ है, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि एसिड होता कौन सा है, तभी तो आप फॉर्मूला बताएंगे। ऑप्शन 1 इज HCl, ऑप्शन 2 H2CO3, ऑप्शन C इज एसिटिक एसिड एंड ऑप्शन D इज सिट्रिक एसिड। अब यहाँ पर बच्चे अक्सर क्या करते हैं? सिट्रिक एसिड को कनेक्ट कर देते हैं जैसे उनको पिकल दिखता है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली सिट्रिक एसिड जो है वो खट्टी चीजों के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर विनेगर भी लिखा हुआ है। अब विनेगर के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए, विनेगर के अंदर जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, विनेगर के अंदर जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज एसिटिक एसिड। वो क्या होता है? दैट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वहां पे हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, पिकल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है पर प्रेजेंट दोनों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक है, सिट्रिक एसिड यहाँ पे अगर लेमन पूछा गया होता, ठीक है, लेमन पूछा गया होता या ग्रेप्स होते, ठीक है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, या फिर ऑरेंज के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, सीएल, इसका पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए, नाम नोट कर लो। HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, ये स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। H2CO3 क्या होता है? इट इज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, इट इज कार्बोनिक एसिड और ये जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जितने भी आप लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हो ना, ठीक है, चाहे फिर वो माउंटेन ड्यू है, लिम्का है, ठीक है, और कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, उन सबके अंदर H2CO3 प्रेजेंट होती है। ठीक है, CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड की हमने बात कर ली, वो वहां पे प्रेजेंट होता है। तो वो भी यहाँ तक आपको समझ में आया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड? यानी कि बर्ड्स की स्टडी को, स्टडी को क्या बोला जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज जूलॉजी, सेकंड ऑप्शन इज इकोलॉजी, थर्ड इज ऑर्निथोलॉजी एंड डी इज इक्थियोलॉजी। तो यहाँ से हम इक्थियोलॉजी को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि हमने पीछे ही पढ़ा इक्थियोलॉजी स्टडी ऑफ फिशेज होता है। बाकी तीनों के बारे में शायद हमें थोड़ा पता हो या हो सकता है नहीं पता हो। ऊलॉजी क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ एग्स। जब एग्स को स्टडी किया जाता है उस ब्रांच को बोला जाता है ऊलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ, इकोलॉजी ना एक बहुत ही वास्ट फील्ड या एक बहुत ही वाइड ब्रांच है। ठीक है, इकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, चाहे फिर वो ह्यूमंस है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो आपस में तो इंटरेक्ट करते ही है पर वो एनवायरनमेंट के साथ में भी इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रही है उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म इफेक्टेड होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर बेसिकली क्या होता है? एक इंटरेक्शन चलता है, ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच में एक इंटरेक्शन चलता है। उस इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं जिस ब्रांच के अंदर, उसको बोला जाता है इकोलॉजी। उसको क्या बोला जाता है? इकोलॉजी। यानी ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। ऑर्निथोलॉजी जो होता है दैट इज नो, दैट इज द बेसिकली स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑर्निथोलॉजी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, question number 50, wind turbines convert dash energy into mechanical power. Okay, this is a repeat question.
इसका आंसर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, which of the following is essential to form hemoglobin in blood? हमें पता है ब्लड के अंदर Hb प्रेजेंट होता है, ब्लड के अंदर क्या होता है, Hb, यानी कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ओके, ऑप्शन में है फैट्स, आयरन, कैल्शियम एंड प्रोटीन, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अब वैसे तो ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, हमें पता होता है जब किसी के अंदर Hb कम होता है तो बोला जाता है आयरन लो। ठीक है, आयरन लो तो क्या हो जाएगा, वहां पे Hb बढ़ जाएगा। ठीक है, वहां पे क्या हो जाएगा, बेसिकली Hb बढ़ जाएगा। तो अभी ये तो पता है कि इसका करेक्ट आंसर आयरन हो जाएगा, पर ये किस तरीके से हेमोग्लोबिन को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, वो एक बार आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। What does iron do? It basically binds to oxygen in hemoglobin। ठीक है, ये क्या करता है, बेसिकली आयरन के अंदर उतनी टेंडेंसी होती है कि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है हेमोग्लोबिन के अंदर, हेमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, HbO2 भी कई बार बोला जाता है। बेसिकली ये क्या करता है कि जो O2 होता है ना, इसके साथ में आयरन बाइंड करता है। ठीक है, तो इसलिए हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए आयरन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्या बेसिकली आयरन का होना यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम तो हमें पता है ना कि ये तो बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर किसी के अंदर कैल्शियम कम है, ठीक है, यानी कि उसकी बोन्स वीक हो जाएंगी। ठीक है, बट हीमोग्लोबिन एंड ब्लड के लिए हमें हमारे पास में क्या जरूरी है, आयरन जरूरी है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन अ ह्यूमन एडल्ट इज, ह्यूमन एडल्ट के अंदर नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम क्या होती है। ऑप्शन है 1 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर एंड 7 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 लीटर। 5 लीटर जो होती है ये नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम मानी जाती है ह्यूमन एडल्ट्स के। ओके, ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ये दो ना बहुत ही जनरल क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये दो जो थे ये थोड़े से जनरल क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये जनरली हमें पता होता है। ओके, चलो हम लोग अभी एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। चल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? हमें बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है। ऑप्शन है CSO4, ऑप्शन बी CSO4 डॉट हाफ H2, ऑप्शन नंबर सी CaCO3 एंड ऑप्शन डी इज CaOH ट्वाइस। ठीक है, तो आपसे सिर्फ फॉर्मूला पूछा हुआ है, नाम नहीं पूछा हुआ। ऑल्दो यहाँ पे ये ऑप्शन थोड़ा सा हमने मार्क किया हुआ है, बट प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है इसका एक और नाम होता है, दैट इज कैल्शियम सल्फेट। देखो एक एक करके ना इनके नाम आप लोग नोट करते चलिए। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला भी यही। ओके, CaSO4 क्या होता है, इट इज कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, CaSO4 क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। CaCO3 इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3 इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड COH ट्वाइस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? ये क्वेश्चन जनरली बच्चों को थोड़ा सा आसान लगता है। ठीक है, आंसर इज न्यूरॉन, नेफ्रॉन, नेफ्रिडिया एंड ग्लोमेरुलस। तो जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है इसके बारे में आपको याद रखना है, इसका नाम होता है नेफ्रॉन। इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है नेफ्रॉन। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होती है नेफ्रॉन। ठीक है, अब ये जो ग्लोमेरुलस होता है ये नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है। ठीक है, ये नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है। ठीक है, बट ये स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट नहीं होती। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो नर्व सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं,
नेफ्रेडिया जो होता है दिस इज वॉक्स, ठीक है, और न्यूरॉन जो है बेसिकली नर्व्स के अंदर या नर्व सेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेफ्रॉन। ओके ओके, वो भी यहाँ तक आपको समझ में आया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इससे यूनिट ऑफ प्रेशर इज, आपको क्या बताना है, प्रेशर की एसआई यूनिट बतानी है। ऑप्शन नंबर ए इज जूल, ऑप्शन नंबर बी पास्कल, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन एंड ऑप्शन नंबर डी वॉट, ठीक है। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। इसकी यूनिट न्यूटन मीटर पर स्क्वायर भी होती है एंड पास्कल भी होती है, ठीक है। तो प्रेशर की यूनिट P फॉर प्रेशर, P फॉर पास्कल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर बात की जाए बाकी तीनों यूनिट्स की, तो जूल जो होती है वो एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक है, जूल जो है वो एनर्जी की यूनिट होती है। न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट होती है एंड वॉट जो है वो पावर की यूनिट। वॉट किसकी यूनिट होती है, वॉट जो है वो पावर की यूनिट। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी। अभी आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होता है, ठीक है, क्लास 10th बायोलॉजी के अंदर जब आप सेल को पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होता है सेल थ्योरी किसने दी थी, है ना। जो सेल थ्योरी दी थी वो दी थी श्लीडन एंड श्वान ने, ठीक है। श्लीडन एंड श्वान ने क्या किया था, दे प्रपोज द सेल थ्योरी, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सेल्स डिस्कवर किए थे, सेल थ्योरी डिस्कवर की थी। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, ही डिस्कवर्ड सेल्स, ओके, ही डिस्कवर्ड सेल्स। वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है, इन्होंने बेसिकली डीएनए मॉडल दिया था, ठीक है, या डीएनए से रिलेटेड बात जो है वो वॉटसन एंड क्रिक ने की थी। मेंडल जो है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, मेंडल ने क्या दिए थे, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए, ठीक है। तो मेंडल जो है बेसिकली ना जेनेटिक्स से रिलेट करते हैं, जो मेंडल साहब है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स बोले जाते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा श्लेडन एंड श्वान। इसमें आप दो ही ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते थे, पहला था रॉबर्ट हुक और दूसरा था श्लेडन एंड श्वान। अब श्लेडन एंड श्वान ने तो सेल थ्योरी दी थी, रॉबर्ट हुक ने सेल्स डिस्कवर किए थे, ये आपको यहाँ से याद, ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। व्हिच वेव्स आर यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन्स के अंदर कौन सी रेज यूज होती है वो आपको बताना है, ठीक है। तो माइक्रोवेव ओवन्स के अंदर जो रेज यूज होती है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, यूवी रेज एंड एक्स रेज, ठीक है। यूवी रेज तो नहीं यूज हो सकती, ठीक है। इनके अंदर जो रेज यूज होती है उनका नाम होता है माइक्रो वेव्स, ओके। जो वेव्स यूज होती है दोज आर माइक्रोवेव्स, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन के अंदर माइक्रोवेव जो है वो यूज होती है, ठीक है। माइक्रोवेव्स क्या होती है, बेसिकली यूज होती है, ठीक है। तो बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स को हीट भी करती है, ठीक है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हीट करने का काम ये करती है, ठीक है। अब एक्सरेज या यूवी क्यों नहीं हो जाती, क्योंकि ये क्या होती है, दे आर हाईली एनर्जेटिक, ठीक है, ये क्या होती है, बेसिकली हाईली एनर्जेटिक होती है, ठीक है। और जो रेडियो वेव्स होती है ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, रेडियो वेव्स जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, ठीक है। तो माइक्रोवेव में कौन सी रेज यूज होती है, माइक्रोवेव वन्स के अंदर माइक्रोवेव्स यूज होती है, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। What is the chemical composition of dry ice? अब ये भी आप लोगों ने पढ़ा होता है क्लास 10th के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज लिक्विड नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी सॉलिड मीथेन। तो ड्राई आइस क्या होती है, इट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। उसी का जो कॉमन नेम होता है उसको ड्राई आइस बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, उसको ड्राई आइस बोला जाता है, ठीक है। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ये क्या होती है, इट इज पॉइजनस, ठीक है, ये क्या होती है, बेसिकली पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। और जो लिक्विड नाइट्रोजन होती है वो एज अ कूलेंट यूज होती है, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन एज अ कूलेंट यूज होती है एंड इट इज नॉट वेरी कॉमन। जो सॉलिड मीथेन होती है इट इज नॉट वेरी कॉमन, ओके।
आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 के व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एसआई यूनिट बतानी है आपको एक्सेलरेशन की, ये भी आप 10th फिजिक्स में पढ़ रखा होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि a इज इक्वल टू वी अपॉन टी। अगर आपको ये पता हो तो आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता सकते हो, है ना। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और अपॉन में भी सेकेंड है, तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कहीं पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो हो जाएगा दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ बेसिकली SI यूनिट एक्सेलरेशन। ठीक, ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन की। ठीक है, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कलर्स बाय अ प्रिज्म इज कॉल्ड। ठीक है, यानी कि प्रिज्म के थ्रू जब लाइट स्प्लिट होती है ना, लाइट स्प्लिट होती है 7 कलर्स के अंदर, उस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज डिस्पर्शन, ऑप्शन नंबर बी रिफ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर सी रिफ्रैक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी इज डाइफ्रैक्शन। ठीक है, तो जब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होती है, देखो प्रिज्म के ऊपर जब लाइट पड़ती है, ठीक है, प्रिज्म के ऊपर जब एक व्हाइट लाइट पड़ती है तो क्या होता है बेसिकली, व्हाइट लाइट के अंदर ना डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट क्या होती है बेसिकली, प्रिज्म की वो जो प्रिज्म के ऊपर जो व्हाइट लाइट पड़ती है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स प्रेजेंट होती है, व्हाइट लाइट। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट्स होती है ना, ये क्या करती हैं, अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ वो क्या होती है बेसिकली, बेंड होती है। ठीक है, वो क्या होती है बेसिकली, बेंड होती है। एंड इसी वजह से वहां पर बेसिकली हमें जो है 7 कलर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना होता है, ये जो फिनोमिना होता है इसका नाम होता है डिस्पर्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइट डिस्पर्स ही तो हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, लाइट डिस्पर्स हो रही है। तो ये जो फिनोमिना होता है इसका नाम क्या होता है, डिस्पर्शन होता है। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट आई, ठीक है, और लाइट रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन के अंदर कुछ लाइट क्या हो जाती है, वो बेसिकली जो है बेसिकली बेंड हो जाती है। ठीक है, कुछ लाइट जो है बाउंस बैक कर जाती है। ठीक है, इस तरीके से डाइफ्रैक्शन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट फिनोमेना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या डिफ्रैक्शन इसका आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डिस्पर्शन। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए, और ये सभी क्वेश्चंस वो थे जो एसएससी पीवाईक्यूज के अंदर आए थे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इस वीडियो के अंदर हम लोग और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको इन क्वेश्चंस के अंदर कोई भी डाउट है देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये वीडियो यूजफुल लगे हो देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। We will meet you with the next interesting video. Till then, keep learning.